हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्टडी बाय अपसू में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो है दिल्ली सल्तनत, जिसका टाइम पीरियड शुरू होगा 1206 से और 1526 तक। और जिस दिल्ली सल्तनत पर अलग अलग पांच राजवंश उस पर शासन करेंगे, ठीक है, वो सारा का सारा डिस्कस आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। आपके क्लास फर्स्ट है जिसमें, तो आप जल्दी जल्दी से आप जुड़ जाइए मेरे चैनल में। जो भी मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और कमेंट करे, ठीक है। तो दोस्तों, आज जब हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत से पहले मैंने जो बात की थी मध्यकालीन भारत में, वो बात की थी पहला अरबी आक्रमण, जो एक सफल आक्रमण करा था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर। और जो दूसरे हमने आक्रमण की बात की थी वो था दो टर्कीज इन्वेशन इन इंडिया। भारत पर जो दो टर्कीज यानी कि तुर्की आक्रमण हुए थे, पहला किसने किया था और दूसरा किसने किया था, ये भी मैंने आपको बता दिया था पहले दो क्लासों में। जो पहला टर्किश इन्वेशन किया था वो मोहम्मद महमूद गजनबी ने किया था, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जो सफल था। लेकिन उससे पहले जो टर्किश इन्वेशन हुआ था वो उसके बाप सुबुक्तगीन ने किया था, जो अल्पतगीन का दामाद और गुलाम हुआ करता था। वो अल्पतगीन ही था जिसने गजनी में गजनी वंश की स्थापना की थी। यामनी वंश, गजनी वंश एक ही है, ठीक है ना। उसके बाद सुबुक्तगीन आता है, सुबुक्तगीन के बाद उसका बेटा महमूद गजनबी भारत आता है, ठीक है। 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी में उसने पहला अटैक किया था भारत में, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा टर्किश इन्वेशन होता है वहीं से गौर से, ठीक है, गजनी में एक जगह पड़ती है गौर, गौरी वंश, गौर से गौरी वंश का संस्था, गौर से ही एक आता है जिसका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। क्या नाम था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। उसने दूसरा टर्किश इन्वेशन किया था। शहाबुद्दीन गौरी लगभग 1206 तक रहा था। 1206 में उसकी मृत्यु हुई आफ्टर डेथ ऑफ शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो उसके बाद जो अगला शासक बनता है वो कौन बनता है, क्योंकि उसके 4 गुलाम हुआ करते थे, ठीक है, किसके? मोहम्मद गौरी के। तो मोहम्मद गौरी के जो 4 विश्वास पात्र गुलाम थे, जिनमें था मोहम्मद गौरी, जिनमें था कुतुबुद्दीन ऐबक, क्वाचा, यल्दाउज और एक बख्तियार खिलजी था, ठीक है। ये 4 गुलाम हुआ करते थे। अपनी मृत्यु के बाद इसने अपना जो लूटा हुआ जो साम्राज्य था, लूटी हुई संपत्ति थी, वो चारों में आपस में बांट दी, ठीक है। तो बस क्या था, फिर दिल्ली की जो गद्दी थी वो किसके नसीब में आई, किसके हक में आई? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि उसका सबसे विश्वास पात्र गुलाम था और उसका दामाद भी था, किसका? मोहम्मद गौरी का। तो बस 1206 से ही 1526 से स्टार्ट होता हमारा दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में हम अलग अलग 5 राजवंशों में पढ़ेंगे। अगर हम देखो दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड की बात करें, किसकी? दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें, दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड शुरू होता 1206 से और 1526 तक था, ठीक है। 1206 से 1526 तक था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में अलग अलग 5 राजवंश आते हैं। पहला जो आएगा इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहला गुलाम वंश, ठीक है, जिसे हम स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, गुलाम वंश। इसकी स्थापना करेगा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी स्थापना करेगा, जो मोहम्मद गौरी का विश्वास पात्र गुलाम था और दामाद भी था। तो गुलाम वंश की स्थापना करेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका टाइम पीरियड होगा लगभग 1206 से, गुलाम वंश की बात कर रहा हूँ, गुलाम वंश का 1206 से 1290 तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। उसके बाद जो दूसरा वंश आएगा इस पर, गुलामों के बाद कौन सा आएगा बताओ? खिलजी वंश आएगा। इसमें कौन सा आएगा? खिलजी वंश, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करेगा, ठीक है। खिलजी वंश आएगा। खिलजी वंश की जो टाइम पीरियड है वो 1290 से 1320 तक था। कब से? 1320 तक। सबसे कम शासन करने वाला जो राजवंश होगा वो कौन सा होगा? खिलजी वंश होगा, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर। तीसरा जो आएगा वो हमारा आएगा तुगलक डायनेस्टी। कौन सा आएगा? तुगलक वंश या तुगलक डायनेस्टी आएगा, जिसका टाइम पीरियड 1320 से 1414 तक रहने वाला है, 1414 तक, ठीक है। लगभग 94 साल का ये शासन रहेगा दिल्ली सल्तनत तुगलक डायनेस्टी का। और ये दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासन करने वाला वंश होगा। पहला फैक्ट बनता है, जो हमारा पहला फैक्ट बनता है वो बनता है, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था जिसने स्थापना की थी गुलाम वंश की? तो वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश था। सबसे कम शासन करने वाला राजवंश कौन सा था? खिलजी वंश था। कौन पर? दिल्ली सल्तनत पर। दूसरा सबसे बड़ा शासन करने वाला शासनकाल किस वंश का था? आप बताओगे? तुगलक डायनेस्टी। कितने साल? 94 साल, ठीक है ना। वहीं बात करते हैं, इसके बाद कौन सा आएगा भाई? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, फिर आएगा हमारा सैयद वंश। कौन सा आएगा? सैयद वंश। ये सैयद वंश कब से कब तक रहेगा? आप बताओगे? 1414 से 1451 तक रहेगा ये, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा हमारा लोधी वंश, लोधी डायनेस्टी आएगा, जिसकी स्थापना बहलोल लोधी करेगा, ठीक है ना। ये 1451 से 1526 में रहेगा,
1526 में ही लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी, ठीक है, जिसमें इब्राहिम लोधी हार जाएगा, पराजित हो जाएगा। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा, जो फरगना का शासक था बाबर, ठीक है, फरगना से आया था भारत, ठीक है, जिसका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। और उसने भारत पर जो पहला आक्रमण किया था, लेकिन पहला आक्रमण के बाद मतलब भारत में पानीपत युद्ध लड़ने से पहले उसने 3 आक्रमण किए थे, ठीक है, लेकिन जो 21 अप्रैल 1526 में करेगा उसमें लोधी वंश को खत्म करेगा और अब एक नए वंश की स्थापना करेगा बाबर, जिसका नाम है मुगल डायनेस्टी। भारत में मुगल वंश की स्थापना करेगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो ये सारा के सारे वंश, जितने भी 5 राजवंश हैं, 5 वंश हैं, इनके बारे में हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ने वाले हैं। एक एक करके इनको हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। और जिस टॉपिक में पढ़ेंगे उसमें मैंने क्लास डाल दी है आपको। आज मेरी पहली क्लास है, उसमें हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में, टू स्टडी अबाउट ऑफ गुलाम डायनेस्टी, ठीक है ना। तो गुलाम डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे आज। उसमें इसकी स्थापना किसने की, किस किस शासक ने इसमें शासन किया और किस किस शासक ने क्या क्या काम करवाए, वो सारा का सारा कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल में और जल्दी से मेरे चैनल को, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को थोड़ी सी लाइक कर देना कहने का मतलब ये है, और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आज से मैं इस टॉपिक को शुरू कर रहा हूँ। मध्यकालीन भारत में मैंने शुरू कर चुका था, अब से पहले उसमें मैंने 2 क्लास डाल दी हैं। उसके बाद हमारी दिल्ली सल्तनत चालू होती है, दिल्ली सल्तनत पूरा करवाऊंगा। उसके बाद हमारा विजयनगर डायनेस्टी चलेगी, जो दक्षिण भारत के राजवंश है, जिसमें विजयनगर डायनेस्टी, बहमनी साम्राज्य है, वो करवाऊंगा। उसके बाद मैं मुगल डायनेस्टी करवाऊंगा। मुगल डायनेस्टी के बाद हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? एंसेंट इंडिया पढ़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे मैं आपकी हिस्ट्री कवर करा दूंगा। जो भी बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है, जो कुछ नहीं जानता, कहने का मतलब 12th के बाद अभी शुरू तैयारी करी है, तो उन दोस्तों के लिए ये वीडियो जरूर शेयर करना, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो, ठीक है ना। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो हम जो पढ़ने वाले हैं, पहले क्या पढ़ेंगे? गुलाम वंश पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम गुलाम वंश की बारे में बात करें, किसके बारे में? गुलाम वंश, ठीक है। तो गुलाम वंश की स्थापना आती है पहले। देखो टाइम पीरियड कब से चलता है? 1206 से, हम सबने बताया था 1206 से 1290, ठीक है। ये टाइम पीरियड इसका स्टार्ट होता है गुलाम वंश का, सेलेब डायनेस्टी का। क्योंकि गुलाम वंश क्यों हुआ था? देखो इसके पीछे एक राज है, रेज क्या है, एक कहानी भी है। जब मोहम्मद गौरी रूल कर रहा था इंडिया में, तो उसके मैंने बताई थी 4 विश्वास पात्र उसके गुलाम थे, जिनमें जो सबसे प्रबल था, सबसे दावेदार था गद्दी का, वो था उसका दामाद ही कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि उसने गुलाम वंश जो था, उसने क्या नाम है, इसको ही अपना गलत अधिकारी सक्सेसिव नियुक्त किया था, ठीक है। क्यों नियुक्त किया था? क्योंकि उसने कुछ समय के लिए वापस अपने साम्राज्य चला गया था, लेकिन 1206 तक इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था, जिसने उसमें उस टाइम पीरियड में 1199 ईस्वी में इसने कुतुब मीनार की नींव रखवाई थी, ठीक है ना, उसी टाइम पीरियड में। और 1194 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था इसने, 1194 में चंदावर का युद्ध, किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ। और मोहम्मद गौरी का साथ दिया था इस युद्ध में, ठीक है ना। और उसी युद्ध में के दौरान इसको सेनापति नियुक्त कर लिया था मोहम्मद गौरी ने। इसीलिए गुलाम वंश का जो संस्थापक है, अगर हम संस्थापक की बात करें, ठीक है, इसकी स्थापना की थी, संस्थापक कौन था? तो आप बताओगे संस्थापक, तो आप बताओगे कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसका टाइम पीरियड हम पढ़ेंगे 1206 से 1210 तक, 1206 से 1210 तक पढ़ेंगे, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। क्योंकि इसका सबसे विश्वास पात्र गुलामी कौन था? मोहम्मद गौरी का, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। जब हम ऐबक की बात करते हैं तो सबसे पहले ही ऐबक का मतलब आता है। ऐबक का मतलब ही क्या होता है? तो आप बताओगे ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। क्या होता है? चंद्रमा का देवता। हर बार एसएससी या यूपी पुलिस या आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछा गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक का मतलब क्या होता है। तो आप आगे से ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक का ही मतलब क्या होता है? चंद्रमा का देवता, गॉड ऑफ मून, ठीक है। इसे ही को हम क्या बोलते हैं? गॉड ऑफ मून बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सारा का सारा कुछ है मैं इस क्लास में कराऊंगा, एक एक शासक पढ़ाऊंगा आपको। तो बस आप मेरी इस 1-1.5 घंटे की क्लास में बने रहिए और बैठे रहिए, ठीक है ना। तो देखो हम बात करते हैं गुलाम वंश। मैंने बताया था इसी गुलाम वंश को इसी ने ऐबक, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक जब गद्दी पर बैठा था, इसी ने अपने नाम से एक वंश चलाया था, जिसको बोलते हैं हम कुतुबी डायनेस्टी। क्या? कुतुबी डायनेस्टी या कुतुबी वंश। इस वंश का था ये
यानी कि कुतुबी वंश से था, इसलिए इसने कुतुबी वंश की स्थापना की। ठीक है, और इसी गुलाम वंश को हम कुछ अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं मामलुक वंश। क्या बोलते हैं? मामलुक वंश। मामलुक वंश बोलते हैं। इसी को हम इलवरी वंश बोलते हैं, इलवरी वंश। इसी को हम इलवरी वंश बोलते हैं। ठीक है, मामलुक वंश बोलते हैं इसी को, इलवरी वंश बोलते हैं किसको? गुलाम वंश को। इसकी स्थापना किसने की थी? आप बताओगे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसकी स्थापना कब की थी? तो आप बताओगे 1206 ईस्वी में की थी। किसकी मृत्यु के बाद? जब इस मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 तक इसका टाइम पीरियड था, और ये कुतुबी वंश से संबंधित है, इसलिए इसने कुतुबी वंश की भी स्थापना की थी एक तरीके से। ठीक है ना। ऐबक का ही मतलब होता है चंद्रमा का देवता। ऐबक का ही मतलब क्या होता है? चंद्रमा का देवता। क्योंकि ये तुर्क जनजाति का था, तुर्क जनजाति को बिलोंग किया करता था, इसलिए। ठीक है, ये कुतुबी वंश से रिलेटेड था। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो क्या है कुतुबुद्दीन ऐबक। पहले इससे जब ये शासन स्थापना करी थी, उससे पहले इसने क्या किया था वो देख लो। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में, कब? 1199 में ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कब? स्थापना करने से पहले कुतुब मीनार की नींव रखी थी इसने, नींव रखी थी। ठीक है, कुतुब मीनार की नींव किसकी याद में रखी थी? इसके ही गुरु थे, अपने गुरु। आप लिख सकते हो अपने गुरु, अपने गुरु बख्तियार अल काकी, बख्तियार अल काकी। इनके गुरु का नाम था बख्तियार अल काकी। आप कह सकते हो कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। इन्हीं की याद में ये इसकी नींव रखी थी, लेकिन बाद में आगे चलकर इल्तुतमिश इसको 1229 में इसको पूर्ण करवाएगा, संपूर्ण करवाएगा। ठीक है ना। तो नींव किसने रखी थी कुतुब मीनार की नींव? तो आप बताओगे 1199 में कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, अपनी गुरु बख्तियार अल काकी की याद में बनी थी। और कुतुब मीनार जो है वो कहाँ पर है? अगर मैं बात करूँ कुतुब मीनार की, देखो कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो आप बताओगे दिल्ली में है ये। ठीक है ना, दिल्ली में है। ठीक है, और इसकी हाइट की अगर मैं बात करूं, हाइट कितनी है? तो आप बताओगे लगभग 73 मीटर इसकी हाइट है, और इसमें 5 मंजिल हैं। कितनी है? 5 मंजिल इमारत है ये। ठीक है ना, 73 मीटर हाइट और 5 मंजिल इमारत। सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो आप बताओगे कुतुब मीनार सबसे ऊंची मीनार है। कुतुब मीनार सबसे ऊंची मीनार है। ठीक है, अब मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है ना, यहाँ से। ठीक है, 1199 में मैंने बताया था जो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है ना, इसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी चेंज की। कहने का मतलब इसकी जो राजधानी पहले हुआ करती थी गौरी के टाइम पीरियड में, वो लाहौर हुआ करती थी। कौन सी? सॉरी, दिल्ली हुआ करती थी। दिल्ली हुआ करती थी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड, उसके मोहम्मद गौरी के टाइम पीरियड में। उसके बाद क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करी अपनी राजधानी। क्या? लाहौर से, मतलब दिल्ली से लाहौर, सॉरी यार क्या बोला हूँ, सॉरी। तो देखो पहले राजधानी कहाँ थी इसकी? पहले राजधानी मैं लिखो, पहले राजधानी गौरी के टाइम पीरियड में, गौरी के समय में। तो गौरी के समय में पहले राजधानी दिल्ली थी। हाँ, दिल्ली थी। ठीक है, बाद में जब ये शासक बना, गुलाम वंश की स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाद में, तो अपनी राजधानी किसे बनाया था? अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था इसने। राजधानी लाहौर को बनाया था। ये लाहौर में रहकर शासन किया करता था। ठीक है ना, पूरी दिल्ली तक नजर रखता था ये अपना। ठीक है, अपनी राजधानी किसको बनाया था इसने? लाहौर को बनाया था। ठीक है, आफ्टर बिकेमिंग सुल्तान, कहने का मतलब आफ्टर बिकेमिंग रूलर, जब ये शासक बन गया था, इसने लाहौर की जनता में ही, ठीक है, लाहौर की जनता में ही, लाहौर की जनता में लाखों रुपए का दान किया था इसने। लाखों रुपए का दान किया था। रुपए का दान किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, शासक बनने के बाद। किसका? गुलाम वंश का। ठीक है, स्थापना करने के बाद। तो लाहौर की जनता ने इसे क्या उपाधि दी थी? एक टाइटल दिया था, लाख बख्श। क्या दिया था? लाख बख्श। लाख बख्श का ही मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। लाखों का दान देने वाला ही क्या कहलाता है? लाख बख्श कहलाता है। और ये लाख बख्श की उपाधि किसको प्राप्त थी? तो आप बताओगे लाख बख्श की उपाधि किसको प्राप्त थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका टाइम पीरियड 1206 से 1210 तक शुरू होता है। ठीक है, चलो तेज पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड ऐसी है। ठीक है, मैं अपने आप को मेंटेन कर लूँगा। ठीक है, चलो अब आप इसको लाख बख्श की उपाधि प्राप्ति, एक और उपाधि प्राप्ति जिसे बोलते हैं पील बख्श। क्या बोलते हैं? पील बख्श।
तो पील बख्श का क्या मतलब होता है, ये हाथियों का दान किया करता था। तो हाथियों का दान करने के कारण इसी को यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को ही हम क्या कहते हैं, पील बख्श कहते हैं, हाथियों का दान देने वाला, हाथियों का दान देने वाला, ठीक है ना। और क्या किया था इसने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने, इसी को एक उपाधि और प्राप्ति थी जिसे बोलते हैं कुरान ख्वां, कुरान ख्वां, कुरान ख्वां की उपाधि प्राप्त थी। क्यों प्राप्त थी, क्योंकि जो इस्लाम में, जो इस्लाम रिलीजन्स है, इस्लाम धर्म में जो सबसे होली रिवर है, होली बुक है, वही क्या है, हमारी कुरान है, ठीक है ना। तो इसी कुरान की आयतों को, जैसे हिंदी में सेंटेंस या वाक्य लिखे रहते हैं, ऐसी कुरान शरीफ में आयतें लिखी होती हैं, और उनकी आयतों को सुरीली आवाज़ में पढ़ा करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। और उन्हीं सुरीली आवाज़ों को पढ़ने के कारण इसी को क्या कहते थे हम, कुरान ख्वां, कुरान ख्वां, यानी कि कह सकते हो आप कुरान की आयतों को सुरीली आवाज़ में पढ़ने के कारण, सुरीली आवाज़ में पढ़ने के कारण, सुरीली आवाज़ में पढ़ता था, ठीक है ना। इसीलिए इसको कुरान ख्वां की उपाधि प्राप्त थी। किसकी, कुरान ख्वां की उपाधि थी, ठीक है ना। लिखो, इसने ही अपने शासनकाल में इल्तुतमिश को, इसने ही अपने शासनकाल में इल्तुतमिश को, जो उसका एक गुलाम था, ठीक है, सबसे, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के भी शासनकाल में हजारों गुलाम थे, और उनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे विश्वास जो पात्र था वो इल्तुतमिश था। और इसी इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया था, बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया था। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसको, इल्तुतमिश को, जो अपना गुलाम था इसका, और दामाद भी था ये भी। जिस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम और दामाद था, उसी तरह जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था कौन, इल्तुतमिश, जो सबसे विश्वास पात्र था। इसीलिए इसको बदायूं का राज्यपाल या गवर्नर नियुक्त किया, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अपने टाइम पीरियड में, ठीक है। मिटा दूं इसे, यहाँ तक होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो या आप लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया हमारा। अब लिखते हैं हम इसके बारे में और। लिखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को कभी सुल्तान नहीं माना। कहने का मतलब ये है, क्योंकि जिस तरह सबसे पहले जो सुल्तान की उपाधि धारण की थी, मतलब लीगली नहीं की थी, ऑफिशियली नहीं की थी, मतलब खुद को सुल्तान कह दिया था महमूद गजनबी ने, इसलिए इसने कभी खुद को सुल्तान नहीं माना, केवल और केवल एक गुलाम माना, एक सेनापति माना, ठीक है ना, अपने आप को। तो इसीलिए इसने खुद को, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने सिपह सलार की उपाधि धारण की थी, सिपह सलार, या आप कह सकते हो मलिक। सिपह सलार और मलिक की उपाधि धारण की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उपाधि धारण की थी, क्योंकि वो जानता था कि मैं तो एक गुलाम हूँ, और मैं अपने जो राजा था मेरा, मैं उसका सेवक हूँ, कहने का मतलब मैं उसका सेनापति हूँ, और मैं कभी अपने आप को सुल्तान नहीं घोषित कर सकता, ना ही मैं सुल्तान समझ सकता। इसलिए इसने खुद को केवल और केवल सेनापति ही समझा, और इसीलिए इसने सिपह सलार, जिसका मतलब ही होता है सेनापति, ठीक है ना, सिपह सलार या मलिक की उपाधि धारण की, ठीक है ना। अब लिखो इसको, देखो 1210 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय, चौगान या पोलो खेलते समय, पोलो और चौगान एक ही है, ठीक है ना, क्योंकि पहले चौगान था, अब पोलो है, जो मतलब घोड़े पर चलकर स्टिक से खेला जाता है, दोनों में स्टिक होती है, ठीक है ना। तो चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी, घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। तो आपसे आएगा घोड़े से गिरकर किस दिल्ली सल्तनत में किस शासक की मृत्यु हुई थी, तो आप बताओगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ही वो शख्स था जिसकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना, घोड़े से गिरकर ही इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी भाई, राजधानी कहाँ थी हमारी, लाहौर थी इसकी राजधानी, तो लाहौर में इसकी मृत्यु हुई थी। तो आप लिख सकते हो लाहौर में ही इसका मकबरा है, लाहौर में ही इसका क्या है, मकबरा, लाहौर में ही इसका मकबरा है। भाई जहाँ पर मृत्यु होगी मकबरा भी वहीं पर बनेगा। तो जब लाहौर में ही इसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद क्या हुआ, उससे पहले भी बात कर लेते इसने। तो इसी ने ही भारत में जो पहली मस्जिद थी दिल्ली सल्तनत की, उसका निर्माण करवाया था, जिसे बोलते हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। क्या बोलते हैं, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद,
आप लिख सकते हो, ठीक है ना। इसने ही अपने शासनकाल में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। जो दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद थी वो उसका क्या नाम है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और ये कहाँ पर है, दिल्ली में रहे, दिल्ली पर है, सॉरी दिल्ली में है, ठीक है ना। दूसरा इसने क्या बनवाया था, दिख रहा है तक, हाँ दिख रहा है। तो थोड़ी वेट कर रहा है, बता दो उसे। अगला लिखो, इसने ही अपने शासनकाल में अजमेर में क्या, अजमेर में क्या बनवाया था, 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा। ये मात्र 2.5 दिन में बनवा दिया था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में बनाया था 2.5 दिन का झोंपड़ा। और एक मस्जिद बनवाई थी, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है ना, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई थी। कहाँ पर बनाई थी, ये दिल्ली में बनवाई थी, ठीक है ना। इसके बाद जब इसकी मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी में, इसके बाद इसका बेटा आराम शाह जो एक अयोग्य शासक था वो गद्दी पर बैठता है, ठीक है ना, 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, ठीक है ना। उसके बाद जब ये बात इसको पता चलती है बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को कि उसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठ गया है, तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करा उसने, क्योंकि जिस तरह मैं भी गुलाम हूँ और उसी तरह इसका पिताजी जो थे, क्या नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो भी गुलाम थे, उसी तरह मैं भी गद्दी का अधिकार रखता हूँ। तो इसलिए उसने 1211 में एक युद्ध लड़ा था, 1211 में एक युद्ध लड़ा था जिसे बोलते हैं बैटल ऑफ जोड़। क्या बोलते हैं उसे, बैटल ऑफ जोड़। तो बैटल ऑफ जोड़ के युद्ध में, ठीक है ना, आप कह सकते हो जब आराम शाह गद्दी पर बैठा, केवल कुछ महीनों के लिए शासन किया था उसने, मतलब कुछ महीनों शासन किया था। तो 1211 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम है बैटल ऑफ जोड़, यानी कि जूड़ का युद्ध। जूड़ का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो आप बताओगे, बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश और किसके बीच हुआ था ये, और किसके बीच हुआ था, आप बताओगे, आराम शाह। आराम शाह जो किसका बेटा था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो बस क्या था, इसी युद्ध में आराम शाह को पराजित करा और अगला शासक बन गया इल्तुतमिश। पराजित करके हत्या कर दी उसकी और अगला शासक कौन बन गया 1211 में, इल्तुतमिश। अब पढ़ेंगे हम थोड़ा सा इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है ना, मिटा देता हूँ। तो गुलाम वंश में जो अगला शासक बनता है वो कौन बनता है, तो आप बताओगे इल्तुतमिश, जिसका टाइम पीरियड 1211 से 1236 तक शुरू होगा, ठीक है ना, 1211 से 1236 तक शुरू होगा। हेडिंग डालो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। तो अगर इल्तुतमिश के टाइम पीरियड की मैं बात करूं तो 1211 से 1236 तक था, 1211 से 1236। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी तो उसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठा था और आराम शाह को 1211 में बैटल ऑफ जोड़ के युद्ध में उसको पराजित करके हत्या करके अगला शासक कौन बना था, इल्तुतमिश बना था। कौन बना था, इल्तुतमिश। क्योंकि इल्तुतमिश प्रबल दावेदार था, क्योंकि वो उसका गुलाम और दामाद था। जिस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम और दामाद था, इसी तरह ये भी इसका गुलाम और दामाद था। इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहते हैं। पहला पॉइंट लिखो, गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहते हैं, ठीक है।
यही दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसे कहते हैं इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश, ठीक है। लिखो, यह भारत का प्रथम सुल्तान था लीगली और ऑफिशियली तरीके से। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। किसकी? सुल्तान की उपाधि धारण की, क्योंकि ये जो उपाधि थी एक लीगली ऑफिशियली दी गई थी बगदाद के खलीफाओं द्वारा। जो सुल्तान की उपाधि थी वो बगदाद के खलीफा देते थे, बगदाद के खलीफा। इनसे जो उपाधि दी जाती थी वो लीगली थी, आधिकारिक थी, ऑफिशियली थी। वो सुल्तान की उपाधि दी थी किसको? इल्तुतमिश को। और इसी उपाधि में जब ये उपाधि प्राप्त हुई सुल्तान की तो उसने घोषणा करवा दी, ठीक है ना, अनाउंस करवा दिया। कहने का मतलब यह है कि आने वाले दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक होंगे सब सुल्तान होंगे। तो दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक पहला सुल्तान था वो कौन था? इल्तुतमिश था। और जबकि अंतिम सुल्तान कौन था? वो इब्राहिम लोदी था। जो लोदी वंश का अंतिम शासक था वही दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, जिसको 1526 ईस्वी में बाबर हराएगा, ठीक है ना। तो इसी ने इसके सुल्तान को आगे बढ़ाया। कहने का मतलब इसको एक तरीके से जब कोई भी शासक आएगा वो खुद ब खुद सुल्तान कहलाएगा, ठीक है ना, खुद ब खुद सुल्तान कहलाएगा। लिखो, इसके बाद क्या हुआ? जब ये बात पता पड़ी कि इल्तुतमिश शासक बन गया है, इल्तुतमिश दिल्ली का शासक पड़ गया है, तो यल्दौज की नज़र इसके सिंहासन पर पड़ी। यल्दौज जो तो इसका मोहम्मद गौरी का सबसे विश्वास पात्र गुलाम था, ठीक है ना, वो उसको पता पड़ी तो यल्दौज चला इसको हराने के लिए। तो लिखो 1215 ईस्वी में, तो 1215 ईस्वी में एक युद्ध होता है, थर्ड बैटल ऑफ तराइन, तराइन का तृतीय युद्ध। ऐसे लिखो, तराइन का तृतीय युद्ध होता है किस किस के बीच? इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच। इसमें यल्दौज को पराजित कर देता है, ठीक है, और ये जीत जाता है। तो इल्तुतमिश को पराजित करता है 1215 में तराइन के तृतीय युद्ध में। पहला कब हुआ था? 1191 में हुआ था तराइन का। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। और तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1215 में हुआ था, बिटवीन इल्तुतमिश एंड यल्दौज, ठीक है ना। यल्दौज को पराजित करता है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद में एक और घटना घटित होती है 1221 में। तो 1221 में ही एक घटना घटित होती है जो चंगेज खां, उसका आक्रमण होता है। कहने का मतलब भारत पर आक्रमण होता है चंगेज खां। और चंगेज खां भारत आता है। चंगेज खां का आक्रमण ऐसे लिख सकते हो, चंगेज खां आक्रमण भारत पर, ठीक है ना। भारत पर होता है, दिल्ली सल्तनत पर नहीं होता, भारत पर होता है, ठीक है। तो चंगेज खां 1221 में भारत आता है। वो आता है जलालुद्दीन मंगवर्णी की हत्या करने के लिए, क्योंकि जलालुद्दीन मंगवर्णी ने चंगेज खां के बेटे को मौत के घाट उतार दिया था। तो बस उसी का बदला लेने के लिए जलालुद्दीन मंगवर्णी का पीछा करते हुए भारत आया चंगेज खां, जो मंगोलिया का शासक था, ठीक है ना। अपने आप में बहुत ज़्यादा क्रूर शासक था और आज तक इसकी कब्र का किसी को भी मालूम नहीं है, ठीक है ना। तो जब चंगेज खां भारत आया तो जो जलालुद्दीन मंगवर्णी था उसने शरण लेनी चाहिए इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश को पहले ही ये आगाह कर चुका था चंगेज खां कि अगर तुमने इसकी मदद की तो तुम्हें मेरे आक्रमण से, मेरे वार से कोई नहीं बचा सकता। तो बस इतिहासकार कहते हैं कि जो इल्तुतमिश था उसने सबसे समझदारी का काम किया था कि चंगेज खां को भारत से आने से रोका और दिल्ली सल्तनत पर अटैक होने से बचाया। अगर अदरवाइज ऐसा नहीं होता, इल्तुतमिश इसकी मदद करता, तो हाँ आज हम यहाँ पर इल्तुतमिश नहीं बल्कि चंगेज खां पढ़ते होते, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी सूझ थी इल्तुतमिश की, सूझबूझ से अपने काम लिया उसने और 1221 में चंगेज खां का आक्रमण को टाल दिया। लेकिन ये भारत पर हुआ था, जलालुद्दीन मंगवर्णी के लिए ही आया था सिर्फ, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ? इसने अपने शासनकाल में, ठीक हो, इसने अपने शासनकाल में, लिखो, इसने अपने शासनकाल में कुछ सिक्के चलाए, जैसे चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये इसने अपने शासनकाल में कॉइन्स चलवाए थे, ठीक है ना। किसने? इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाने वाला शासक ही कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में ये चलवाए थे, ठीक है ना। लिखो,
और इसी ने ही, जो इल्तुतमिश था, इसी ने ही शुद्ध अरबी के सिक्के चालू किए थे। शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाला शासक कौन था? शुद्ध अरबी, प्योर अरेबिक कॉइन्स, ठीक है ना। शुद्ध अरबी के सिक्के किसने चलवाए थे? तो आप बताओगे ही वाज इल्तुतमिश, ठीक है ना। इसने अपने शासनकाल में शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे और अपने ही शासनकाल में चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया था, ठीक है ना। इसने एक प्रथा चलवाई थी, कहने का मतलब इसी ने अपने शासनकाल में तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया, जिसमें 40 सबसे विश्वास पात्र गुलाम हुआ करते थे, जिन्हें 40 के 40 मजबूत और युद्ध क्षेत्र में निपुण, हर चीज़ में वो महारत हासिल थी। वो 40 के 40 गुलाम थे, जो किसके थे? इल्तुतमिश के थे। इसलिए इसने तुर्कान चहलगानी का गठन किया और इसी तुर्कान चहलगानी को हम क्या बोलते हैं? दल चालीसा। 40 तुर्क सरदारों की थी, 40 तुर्क सरदार थे इसमें, ठीक है ना। इन्हीं को हम क्या बोलते थे? दल चालीसा बोलते थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा दल चालीसा का गठन किसने किया? तो आप बताओगे ही वाज इल्तुतमिश। कौन था वो? इल्तुतमिश था वो। इसी ने ही तुर्कान चहलगानी का गठन किया, 40 तुर्क सरदार थे उसमें, ठीक है। इन्हीं को हम दल चालीसा कहते थे। तो उसके बाद क्या हुआ? इसने एक, इसी ने ही, लिखो, मिटा देता हूँ इसमें, लिखो, इसी ने ही इक्ता प्रथा चलाई थी। इक्ता प्रथा चलाने वाला कौन था? इक्ता प्रथा की शुरुआत इसी के टाइम पीरियड में हुई थी, इसी ने चलवाई थी ये, ठीक है। तो इक्ता प्रथा क्या होती है? इक्ता प्रणाली, देखो, इक्ता जो होता है एक अरबी वर्ड होता है। क्या होता है? एक अरबी वर्ड होता है जिसका मतलब होता है भूमि। क्या होता है? भूमि, भूमि का, क्योंकि अरबी भाषा में इसको भूमि बोलते हैं, ठीक है। इक्ता प्रथा चलाई थी। इक्ता, जब ये जो जिस पर होती थी उसको इक्तेदार कहते थे। कहने का मतलब ये होया था, पहले युद्ध क्षेत्र में जितने भी युद्ध हुआ करते थे उनमें किसी को भी नगद वेतन देने की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि वो तो आगे अलाउद्दीन खिलजी चलवाएगा, ठीक है, नगद वेतन की शुरुआत। लेकिन जो ये इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में जो भी युद्ध किया करता था, तो युद्ध में जो भी संपत्ति या धन या फिर जागीरें लूटते थे, तो वही अपने सैनिकों और सेनापतियों में बांट दी जाती थी, अपने सैनिकों और सैनिकों में बांट दी जाती थी। लेकिन कोई भी नगद वेतन देने की वो नहीं थी इसमें प्रथा। तो इसलिए इक्ता का जो मतलब होता वो भूमि होता था, और जो युद्ध क्षेत्र में जो भूमि हम दे देते थे उन्हीं को हम इक्तेदार कहते थे। क्या बोलते थे? भूमि पर जो अधिकार करता था, जिसको ये भूमि मिलती थी, उन्हीं को हम इक्तेदार बोलते थे। क्या बोलते थे? इक्तेदार, ठीक है। और इक्तेदार जो था, और यहाँ से जो भी राजस्व वसूलता था इक्तेदार, यहाँ से भी जो भी पैसा जनरेट होता था, जो भी रुपया राजस्व जनरेट होता था, वो सब किसको जाता था? राजा को जाता था, ठीक है। और उसी प्रणाली को हम क्या बोलते थे? इक्तेदारी बोलते थे, ठीक है ना। इक्तेदारी बोलते थे राजस्व वसूलने वाले को, राजस्व वसूलने की प्रक्रिया को, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते थे? इक्तेदारी के बोलते थे। तो आपके समझ में आई इक्ता प्रथा क्या थी, इक्ता प्रणाली क्या थी, इसकी शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने की। इक्ता का मतलब एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है भूमि। भूमि पर इसका अधिकार होता था, जो राजा इसको देता था युद्ध क्षेत्र में लूटी हुई संपत्ति अपने सैनिक और सैनिपति को, तो वही इक्तेदार कहलाता था। और जिससे राजस्व वसूलता था उसी को हम इक्तेदारी कहते हैं, ठीक है। लिखो, 1229 ईस्वी में, 1229 ईस्वी में इसने कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, ठीक है ना। तो इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था, निर्माण पूरा करवाया था 1229 में। नींव किसने रखी थी? मैंने आपको बताया 1199 में कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, और उसको पूरा करवाने वाला शासक कौन था? इल्तुतमिश था। 1229 ईस्वी में इसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया, ठीक है ना। तो उसके बाद इसने क्या किया? अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लेकर आया था। पहले राजधानी कहाँ थी भाई? सबसे पहले जब गौरी का टाइम था उसमें दिल्ली थी। दिल्ली से लाहौर लेकर कौन आया था? कुतुबुद्दीन ऐबक लेकर आया था। लेकिन लाहौर से दिल्ली लेकर वापस कौन गया था? आप बताओगे अपनी राजधानी किसने लाहौर से दिल्ली लेकर आया था? इल्तुतमिश, ठीक है ना। इल्तुतमिश के 4 बेटे थे, ठीक है, जिसमें 4 बेटे थे। रुकनुद्दीन फिरोज था उसमें, ठीक है ना। और एक
बहराम शाह था, रजिया सुल्तान थी, ठीक है ना। तो रुकनुद्दीन के 4 बेटे थे, चारों बेटे उसमें से 3 बेटे मतलब चार उसके वो थे, कहने का मतलब 4 संतानें थीं, 3 बेटे थे और एक लड़की थी। लड़की का नाम रजिया सुल्तान था। जब ये अपने कहने का मतलब अपने उस मिशन पर था, कहने का मतलब कलिंजर अभियान पर था। देखो मिटा दूं। तो मैंने बात की जो इल्तुतमिश की इसकी 4 संतानें थी, 4 संतानें थी, उसमें 3 तो इसके बेटे थे, ठीक है ना, और कौन थे, और एक बेटी थी, ठीक है। कौन थी, एक बेटी थी। जब 1211 से 1236 जब ये अपने कलिंजर अभियान से लौट रहा था तो इन चारों संतानों को अपने साथ ले गया था उस अभियान से। तो उस अभियान में पता चला कि इसके चारों बेटे अयोग्य हैं, डरपोक शासक हैं तीनों जो हैं, और बाकी जो रजिया है उसने उसका साथ दिया काफ़ी, ठीक है ना। तो बस इसी अभियान के दौरान इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, ठीक है। लेकिन ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई किसको, लेकिन ये बात किसको पसंद नहीं आई, रुकनुद्दीन फिरोज को। तो रुकनुद्दीन फिरोज ही अगला शासक बना था। रुकनुद्दीन फिरोज कुछ समय के लिए शासक बना 1236 ईस्वी में, ठीक है ना। 1236 ईस्वी में कुछ समय के लिए शासक बना। लेकिन फिर क्या हुआ, जो रजिया थी, कौन, रजिया, ये रजिया को पसंद नहीं आया कि क्योंकि अगला उत्तराधिकारी तो मेरे पिताजी ने मुझे घोषित किया है। तो बस फिर क्या था, वो लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता के सामने गुहार लगाई, क्योंकि उस समय ये प्रथा प्रचलित थी कि जो लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली के दरबार में आए, दिल्ली की जनता के सामने आएगा तो उसको मदद मिलेगी। तो बस उसको दिल्ली के अमीर वर्ग के लोगों का साथ मिला और दिल्ली की जनता का साथ मिला, ठीक है। तो बस उसको रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सिंहासन से डिथ्रोन करके अलग मतलब हटा के अगली शासिका बन गई थी रजिया सुल्तान। कौन बन गई थी, रजिया सुल्तान अगली शासक बन गई थी। और ये गद्दी पर कब बैठी थी, 1236 में बैठी थी और 1240 तक रही थी। तो हम अगली क्लास में जो पढ़ेंगे वो रजिया सुल्तान पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, तो इल्तुतमिश को ही, पॉइंट लिखो पहला, इल्तुतमिश को ही मकबरा शैली का जनक कहते हैं। मकबरा शैली का जनक कहते हैं, मकबरा शैली का जनक। इसी ने अपने शासनकाल में इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत का जो पहला मकबरा था वो सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ पर बनवाया था, ये दिल्ली में बनवाया था। तो आपसे पूछे सुल्तानगढ़ी मकबरा किसने बनवाया था, तो आप बताओगे इल्तुतमिश। जो मकबरा शैली का जो प्रथम जनक है वो कौन था, इल्तुतमिश। इसी ने मकबरा शैली का प्रयोग करते हुए सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था दिल्ली में। कहाँ पर बनवाया था, दिल्ली में बनवाया था। तो ये पॉइंट थे कुछ इल्तुतमिश के बारे में, इन्हें आप याद रखना, अच्छे से याद रखना और समझना। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना।